हेलो एवरीवन, कैसे आए हो? आशा करते कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज आप देखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 श्वसन का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप A to Z क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप अति या लघु को देखना चाहते तो आपका इसके वीडियो बन चुका है। आप जाकर वहाँ लाइक शेयर कमेंट जरूर कर सकते हैं, देख सकते हैं और बन जाएगा, क्वेश्चन बना सकते हैं। लिखा है, देख रहे हैं हेडलाइन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। कौन सा प्रश्न? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ रहेंगे आप इस क्वेश्चन को। अवायवीय एवं वायवीय शोषण के विभेदों को स्पष्ट करें। कहने का मतलब है कि अवायवीय शोषण किसे कहते हैं, वायवीय शोषण किसे कहते हैं, और दोनों का आपको अंतर बताना है। क्या बताना है? अंतर बताना है। तो आप लिखेंगे अवायवीय तथा वायवीय शोषण में निम्न अंतर है। अवायवीय तथा वायवीय शोषण में निम्न अंतर है। निम्न अंतर है। ऑप्शन एक पॉइंट लेना। अवायवीय शोषण में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण के लिए O2 यानी ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि वायवीय शोषण में CO2 यानी कि ऑक्सीजन के बिना ऑक्सीकरण संभव ही नहीं है। समझ गए? अवायवीय शोषण में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, अब वायवीय शोषण में ऑक्सीजन के बिना बनेगा ही नहीं। क्लियरली? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉइंट नंबर इसी का 2। अवायवीय में बहुत कम ऊर्जा मुक्त होती है, जबकि वायवीय शोषण में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। अवायवीय शोषण की पूरी प्रक्रिया कोशिका द्रव में होती है जाते, जबकि वायवीय शोषण की पूरी प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। टाइप आप तीनों समझ गए। क्या लिखेंगे? वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण में निम्न अंतर है। वायवीय शोषण में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में बनता है, और अवायवीय शोषण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बनता है, होता है शोषण। क्लियरली? अवायवीय शोषण में कम ऊर्जा होती है, वायवीय में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। अवायवीय में शोषण की पूरी प्रक्रिया कोशिका द्रव में होती है, और जबकि वायवीय शोषण की पूरी प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में पूरी होती है। ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन डी उसी का। अवायवीय शोषण ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है, जबकि वायवीय शोषण ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है। अवायवीय में ऑक्सीजन के पश्चात पायरुवेट एथेनॉल या लैक्टिक अम्ल बनाता है, CO2 बनाता है, जबकि वायवीय में वायवीय में H2 तथा CO2 का निर्माण करता है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2। पायरुवेट के विखंडन के विभिन्न पथों के बारे में लिखें। आंसर देना। पायरुवेट के विखंडन के विभिन्न पथ निम्न है। विभिन्न पथ मतलब रास्ता निम्न है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण O2 की अनुपस्थिति में होता है, और पायरुवेट एथेनॉल एवं CO2 में परिवर्तित हो जाता है और कम ऊर्जा मुक्त होती है। इसी पूरी प्रक्रिया कोशिका द्रव में पूरी होती है, और यह क्रिया किण्वन कहलाती है। यह क्रिया क्या कहलाती है? किण्वन कहलाती है, जो ईस्ट में होता है। पॉइंट नंबर 2 पढ़ेंगे। ऑक्सीजन की अभाव में इसमें ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के अभाव में पेशी कोशिका में होता है, और यह पायरुवेट से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। अधिक लैक्टिक अम्ल के संचय से हमारी पेशियों में दर्द होने लगता है। थर्ड, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसमें पायरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में आधा कोशिका द्रव में तथा आधा माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है, और उत्पाद के रूप में CO2 का और जल बनाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना है मेरे भाई। स्थलीय कीटों में श्वसन अंग की रचना तथा श्वसन किस विधि का वर्णन कर रहे हैं? आंसर देना। स्थलीय कीट श्वसन ट्रेकिया द्वारा होते हैं। उनमें यह श्वसन लेने के लिए ट्रेकिया से छोटे छोटे लंबे लंबे पतले पतले कैपिलरी निकली होती है,
जो सीधे ऊतकों से जाकर जुड़ा होता है और ऊतक से ऑक्सीजन के शरीर के सभी भागों तक फैल जाते हैं। ट्रेकिया अनेकों कीट पतंगों में श्वसन अंग का काम करता है। ट्रेकिया समझ गए ना, सो ऑक्सीजन को जो लेन देन करता है, ट्रांसफर करता है, उसी को हम कहते हैं श्वसन अंग की काम करता है। जस्ट इनके रक्त में हेमोग्लोबिन नहीं पाया जाता जो ऑक्सीजन का वाहन करे। टिड्डा हो या तिलचट्टा, तिलचट्टा आप जानते कॉकरोच तथा मच्छर इत्यादि सभी में ट्रेकिया द्वारा ही श्वसन होते हैं। ये सब वायुमंडल से ऑक्सीजन को खींचते हैं, मतलब खींचते हैं, जो ऑक्सीजन श्वास नली द्वारा ही शरीर के अंदर पहुंच जाता है। क्लियरली आई होप आप समझ गए होंगे। मच्छर, ट्रेकिया, जितना भी तिलचट्टा हो, टिड्डा हो, सब किसके द्वारा श्वासन काम करते हो? तो ट्रेकिया के द्वारा करता है। किसके द्वारा करता है मेरे भाई? ट्रेकिया के द्वारा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? मछली के श्वसन अंग की संरचना तथा श्वसन विधि का वर्णन करें। आई होप आप मछली देखे होंगे कभी न कभी, तो उसका आप डायग्राम पढ़ेंगे और उसका जो थ्योरिकल होगा आपको हम समझा रहे हैं। पढ़ेंगे मछली का प्रमुख श्वसन अंग गलफरा या गिल्स है। गिल्स पटलिका में उपस्थिति होते रहता है, यानी अवस्थित रहता है। गलफरा जल में घुले ऑक्सीजन को अवशोषित करने की क्षमता रखता है। जब मछली अपने मुंह के द्वारा जल लेती है और मुख से जल आहार नाल के ग्रास नली में पहुंचता है, तो उसके बाद जल की धारा में स्थित भोजन ग्रास नली में चला जाता है। कहाँ तक? ग्रास नली में चला जाता है तथा बलपूर्वक जल कोमल तथा पहुँचता है और विलेय ऑक्सीजन जल से रक्त वाहिनियों में स्थित रुधिर में चला जाता है। श्वसन के पश्चात मछली का शरीर हल्का हो जाता है और वह आसानी से ऊपर नीचे आते जाते रहती है। जल को क्लोम के पास जाने के बाद CO2 मुक्त होता है और जल गिल कोष्ठ में आता है और शरीर से बाहर चला जाता है। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते 5 नंबर क्वेश्चन। आपको सारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इसी वीडियो में देखने को मिलेगा, तो उम्मीद करते कि आप वीडियो को अंत तक वॉच करेंगे, क्योंकि सारा वीडियो को आपको समझना है। पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। पढ़ना मेरे भाई। कीटों में ऑक्सीजन सीधे ऊतक को क्यों पहुंचाया जाता है? इस विधि में प्रयुक्त रचनाओं का वर्णन की कार्यविधि के साथ करें। समझ गए? लिखेंगे आंसर। कीटों में श्वास लेने के लिए गलफरा या फेफड़े नहीं होता। कीटों में श्वास लेने के लिए गलफरा या फेफड़ा नहीं होता है, बल्कि वे श्वास ट्रेकिया द्वारा लेते हैं। सांस ट्रेकिया के द्वारा लेता है। ट्रेकिया ऑक्सीजन को लेकर सीधे ऊतकों तक पहुंचा देता है, क्योंकि इनका शरीर खंडित होता है, जिसके अलग अलग भाग का अलग अलग काम होता है। उसी खंड में एक श्वसन का भी कार्य हो जाता है। चूँकि इनके रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, जो ऑक्सीजन का रक्त
वाहन करने करने करे। इसी कारण ट्रेकिया ऑक्सीजन को लेकर सीधे ऊतकों तक पहुंच जाता है। फिर पहुंचने के बाद वहां से ऑक्सीजन प्रत्येक कोशिका में चला जाता है, जहां एटीपी का निर्माण होता है। फिर CO2 कोशिका से ऊतकों में चला और वहां से ट्रेकिया द्वारा बाहर चला जाता है, चला जाता है। नेक्स्ट पढ़ना क्वेश्चन नंबर 6 नंबर पढ़ना, मनुष्य के श्वास अंगों की रचना का वर्णन करें। श्वासन अंगों की रचना का वर्णन करना है, लेकिन मनुष्य का एक उच्चतम श्रेणी का वर्टिब्रेटा मैमल है, जिसके श्वसन के लिए श्वासन तंत्र विकसित होते हैं, जिसका निर्माण नासिका छिद्र, नासिका गुहा, कंठद्वार, श्वास नालिका, कुपिका तथा फेफड़ा आदि से मिलकर बना हुआ है। ओके, नासिका में 2 बाहरी नासिका छिद्र होते हैं, जो भीतर की तरफ 2 अलग अलग वेशमों खुलते हैं। नासिका के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं, जो ऑक्सीजन में उपस्थित धूलकण को बाहर रहने देते हैं। नासिका वेशम का पाटिका के द्वार एवं एक दूसरे अलग होता है। नासिका वेशम का छोटा अग्रभाग, जिसमें बाहरी नासिका छिद्र खुलता है, प्राघ्रन या प्रकोष्ठ कहलाता है। क्या प्राघ्रन या प्रकोष्ठ कहलाता है। इसी में रेशम युक्त त्वचा होती है। इसी में सेल्मा मेम्ब्रेन की परत पड़ती रहती है। प्रकोष्ठ के पीछे नासा वेशम छोटा ऊपरी भाग या घ्राण क्षेत्र तथा मध्य और निचला भाग श्वसन क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है। मध्य और निचला भाग श्वसन क्षेत्र कहलाता है। घ्राण क्षेत्र छोटे होने कारण मनुष्य में सूंघने की क्षमता कुछ कम होती है। सूंघने की क्षमता कम होती है। महीन रक्त कोशिकाओं का जाल फैला होता है। नासिका वेशम ग्रासनली में कंठद्वार के समीप खुलता है। ग्रासनली स्वयं तंत्र में खुलता है। स्वयं तंत्र पीछे ट्रेकिया में खुलता है। ट्रेकिया की पतली दीवार को मजबूत के लिए बहुत से उपस्थिति से बने हुए अपूर्ण अवयव से सजे रहते हैं। ये वलय ट्रेकिया चिपकने से रोकते हैं। श्वास नली फेफड़ा में जाकर श्वास घटनाओं बांट जाती है। फिर श्वास नली पतली शाखाओं में बढ़ जाती है, जिन्हें वायवीय कोशिका वाहिनियां कहते हैं। नासिका से श्वास नलिका तक पक्षाम्बिकाएं एपिथीलियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में श्वसन की क्रिया का वर्णन करें। मनुष्य में श्वसन की क्रिया का वर्णन करें। आंसर देना। मनुष्य में श्वसन की क्रिया एक बहुत ही जटिल संरचना द्वारा पूरा होता है। किसके द्वारा पूरा होता है मेरे भाई। मनुष्य में श्वसन क्रिया एक बहुत ही जटिल संरचना द्वारा पूरा होता है। श्वसन 2 क्रियाओं का सम्मिलित रूप है। श्वसन 2 क्रियाओं का सम्मिलित रूप है। प्रवास और उच्छ्वास। मनुष्य वायुमंडल से ऑक्सीजन को अवशोषित करके नाक में उपस्थित बाल धूलकण तथा अन्य गंदगी को छांटकर ट्रेकिया में भेजता है। ट्रेकिया ऑक्सीजन को लेकर ऑक्सीजन फिर श्वास नालिकाएं तथा वायुकोष्ठ वाहिनियों द्वारा होते हुए फेफड़े तक पहुंचता है। वायुकोष्ठ वाहिनी के नीचे कुपिका होता है, जिसमें गैसों का विनिमय सकता है, तथा कुपिका की भित्ति में रुधिर वाहिकाएं विस्तृत जाल फैला होता है।
ऑक्सीजन रक्त कोशिकाओं के माध्यम से आरबीसी में चला जाता है और वहाँ हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और पूरे शरीर में पहुंचकर कोशिका तक जाता है। फिर कोशिका में ऑक्सीजन से ग्लूकोज का विखंडन 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 होता है और एटीपी ऊर्जा का CO2 बनाता है। CO2 कोशिका से आरबीसी में चला जाता है और एक यौगिक बनाकर कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। एटीपी ऊर्जा CO2 बनाता है। फिर CO2 कोशिका में आरबीसी चला जाता है और एक यौगिक कार्बो हीमोग्लोबिन बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और फिर दिल में चला जाता है और फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़े में भेज दिया जाता है। 3 है और यह श्वास नलिका, श्वास ट्रेकिया, नासिका वेशम तथा नासिका छिद्र द्वारा वायुमंडल में चला जाता है। इसी प्रकार श्वसन क्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट पड़ेगा मेरे भाई क्वेश्चन, श्वसन एवं श्वश्वासन के बीच क्या विभेद, अंतर क्या है? तो श्वसन वैसी क्रियाओं के सम्मिलित रूप को कहते हैं जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन का ग्रहण कर शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है, जहां इसका उपयोग कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कई चरणों में विशिष्ट एंजाइम के रूप में किया जाता है। विशिष्ट एंजाइम के रूप में उपस्थिति में करके जैव ऊर्जा एटीपी उत्पादन किया जाता है। इस क्रिया से उत्पन्न CO2 को फिर कोशिकाओं से शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है, जबकि इसमें 2 क्रिया सम्मिलित पहली बार हवा नासिका से फेफड़े तक पहुंचती है, जहां इसका ऑक्सीजन के फेफड़े की दीवार में स्थित रक्त के सेल के रक्त आरबीसी में चला जाता है। इसके प्रवास कहते हैं और उसे दूसरी को क्रिया को कोशिका से बाहर CO2 के माध्यम से फेफड़े में चला जाता है, उच्छ्वास कहलाता है। प्रवास और उच्छ्वास मिलकर स्वच्छ्वास कहलाता है। क्लियरली। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना 9 नंबर क्वेश्चन, विस्तार से कोशिकीय श्वसन का वर्णन करें। विस्तार से कोशिकीय श्वसन का वर्णन करें। आंसर पढ़ना, नासिका से फेफड़े में होकर जब कोशिका में ऑक्सीजन जाता है तो विभिन्न एंजाइम द्वारा आधा कोशिका द्रव में ग्लूकोज का विखंडन होता है और आधा कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया में विखंडित होता है। फिर बना एटीपी कोशिका में सार्वजनिक ऊर्जा का कार्य करता है। एटीपी कोशिका से विभिन्न कोशिका का अंगों तक जाकर टूट फूट ऊतकों की मरम्मत करता है। एटीपी ऊर्जा का उत्पादन शरीर के अंदर जीवित कोशिकाओं में होता है, इसलिए इन्हें जैव ऊर्जा कहलाता है। क्या कहलाता है? इसलिए ये क्या कहलाता है? जैव ऊर्जा कहलाता है। श्वसन के उपरांत जल और CO2 बनता है। इसी प्रकार उत्पादित CO2 का एवं आवश्यकता से अधिक मात्रा में उपलब्ध जल के शरीर बाहर निकल जाता है और यह पूरी प्रक्रिया कोशिका साथ श्वसन कहलाती है। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।